1898। ये वो साल था जब न्यूयॉर्क में रेल निर्माण के समय एक हादसा होता है। इस हादसे में हिमाद्यम मारा जाता है। उस समय इसकी उम्र केवल 22 साल थी। ये गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था और न्यूयॉर्क शहर में एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। लोगों के घरों में आइसक्रीम पहुंचाता था। जब वो न्यूयॉर्क की गलियों में आइसक्रीम पहुंचाने जाता था तो उसके रास्ते में एक संगीत हॉल पड़ता था। वो रोज़ उसके पास से गुजरता। संगीत के प्रति उसका थोड़ा लगाव भी था। उसके मन में संगीत सीखने की इच्छा जोर पकड़ती चली गई, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो किसी अच्छे संगीत एकेडमी से संगीत सीख सके। लेकिन फिर भी इच्छा तो थी कि संगीत में अपना नाम कमाऊं। संगीत के प्रति उसके इसी लगाव के चलते वो छोटे मोटे शादी समारोहों में, प्रीति भोज जैसे कार्यक्रमों पर या फिर अन्य अवसरों पर जब भी उसे मौका मिलता वो एकॉर्डियन ज़रूर बजाता था। ये उसका शौक़ था। शौकिया तौर पर यह काम किया करता था। उसकी इच्छा एक महान संगीतकार बनने की थी, मगर अफसोस उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। मरने से पहले वो इस दिशा में कुछ भी नहीं कर पाया। काल ने उसे अपना निवाला बना लिया। शरीर खत्म हुआ, पर इच्छा तो मन में होती है, ना कि शरीर में। मन आत्मा के साथ जाता है और इसी मन के साथ उसकी इच्छा भी। वो अब भी संगीत के प्रति अपने लगाव को नहीं छोड़ पाया था। 39 साल आत्मालोक में रहने के बाद पुनः उसका जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ, यानी 1937 में उसने दोबारा देह धारण की। इस जन्म में उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसे एक अच्छा संपन्न परिवार मिला था, लेकिन फिर भी वो बहुत उदास रहता था और शायद यही कारण था जिसकी वजह से वो डॉक्टर न्यूटन के पास आया था। रिग्रेशन के दौरान जब वो खुद को जीवन चयन के घेरे में देखता है तो वो 1956 का दृश्य था, यानी उसके जन्म से 19 साल बाद का दृश्य। उसकी मृत्यु से 58 साल बाद का न्यूयॉर्क। जाहिर सी बात है उसे बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आएगा। बिल्डिंगें, कारें, जनसंख्या, सब कुछ में उसे फ़र्क दिखाई दे रहा है। वो बहुत उत्साहित भी है कि फिर से वहाँ जाएगा। अब अगर देखिए तो मार्गदर्शकों द्वारा उसकी इच्छा का पूरा ख्याल रखा गया। सब कुछ उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। कुछ भी ज़बरदस्ती या उस पर थोपा नहीं गया था। उसे उसके सपनों का शहर, दौलतमंद माता पिता, ताकि संगीत सीखने में धन की अड़चनें ना आए, धन उसके रास्ते का रोड़ा ना बने। लेकिन इन सब के साथ कुछ और भी छिपा था जो जानना अभी बाकी था। क्या उसे सिर्फ एक देह दी गई थी या और भी कोई ऑप्शन था उसके पास? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम फिर से उनकी वार्तालाप पे चलते हैं। आगे डॉक्टर न्यूटन उससे पूछते हैं, क्या तुम भूलोक पर कहीं भी जाने के लिए कह सकते हो? हाँ, यह तो पूर्णतः अनावृत्ति है। यदि हमारी कोई पसंद है तो वे क्या उपलब्ध हैं? अब यहाँ माध्यम का ये मतलब है कि अगर किसी विशेष प्रकार का शरीर चाहते हैं, हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, तो इस तरह की देह जहाँ कहीं भी उपलब्ध होगी हम वहाँ जा सकते हैं। डॉक्टर, तुम्हारा यही मतलब है ना कि कौन कौन सी देह उपलब्ध होगी? जी हाँ, पर कुछ विशिष्ट स्थानों पर। डॉक्टर, जब तुमने यह कहा कि संगीत के बेहतर शुरुआत के लिए जाना चाहते हो, तो मेरा अंदाज़ा है कि यह दूसरी वजह से ही तुमने न्यूयॉर्क को वापस जाने के लिए चुना होगा। माध्यम, केवल यही शहर मुझे पियानो सिखाने की इच्छा को और बलवती बनाने के सुनहरे अवसर दे सकता है। मुझे एक ऐसे विशाल महानगर की ज़रूरत है जहाँ संगीत के बहुत से स्कूल हों। डॉक्टर, क्या पेरिस जैसे शहर के साथ ऐसी बात नहीं है? माध्यम, लेकिन मुझे पेरिस में देह उपलब्ध कराने की बात कही ही नहीं गई थी। डॉक्टर, जब तुमने घेरे में दृश्यों का पूर्वालोकन करना शुरू किया था तब तुम मूलतः व्यक्तियों को देख रहे थे या स्थानों को? माध्यम, शुरुआत तो हमने स्थानों से की थी। डॉक्टर, ठीक है, और इसीलिए तुम इस क्षण शायद न्यूयॉर्क शहर की गलियों को देख रहे हो। माध्यम, आपने ठीक ही कहा है, और यह भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि मैं देखने से ज़्यादा कुछ और भी कर रहा हूँ। मैं चारों तरफ तैरता सा रेस्तरां में खाद्य पदार्थों की सुगंध ले रहा हूँ।
मैं कारों की हॉर्न की आवाज़ें सुन रहा हूँ। मैं 5वें रास्ते पर दुकानों के पास से गुजरते व्यक्तियों के पीछे चल रहा हूँ, इस स्थान के एहसास को पुनः महसूस करने के लिए। यानी नियति के घेरे में वो सिर्फ देख ही नहीं रहा है, बल्कि बहुत कुछ कर भी रहा है। रेस्तरां में बने खानों की सुगंध ले रहा है, सड़कों पर तेज़ी से दौड़ती कारों की आवाज़ें सुन रहा है, सड़कों के किनारे जो दुकानें हैं वहाँ पर जो लोग खड़े हैं, या उन दुकानों के पास से जो लोग गुजर रहे हैं, उनके आसपास वो तैर रहा है, उनके पीछे पीछे चल भी रहा है। यानी जो समय अभी धरती पे आया भी नहीं है, उसे वो आत्मा नियति के घेरे में एंजॉय कर रही है। 58 साल बाद का शहर, जो लोग अभी धरती पर जन्म भी नहीं ले पाए हैं, उनके साथ वो मटर गश्ती कर रहा है। उस टाइम के भोजन की सुगंध वो अभी से ले रहा है। विश्वास नहीं होता ना, पर यही सच है। इसे पढ़ते हुए मुझे भी थोड़ी सी इस आत्मा से जलन होने लगी थी। काश ये थेरेपी हम इंसानों के पास भी होती, तो भविष्य में होने वाले दावतों का आनंद हम आज ही उठा लेते। मगर अफसोस, ये फैसिलिटी हम इंसानों को नहीं मिली। वैसे देखा जाए तो एक तरह से ठीक भी है, वरना सारे होटल्स मालिक तो कंगाल ही हो जाते। बिल भरने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, घर बैठे बैठे ही सारी डिशों का आनंद ले लेते। खैर, वार्तालाप में हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, इस स्थान पर आकर तुम गली में टहलते व्यक्तियों के मनों में वास्तव में प्रवेश कर चुके हो? माध्यम, नहीं, अभी तक तो नहीं। अब तुम क्या करोगे? अब मैं दूसरे शहरों में जाऊंगा। ओह, मैं समझ गया कि तुम्हारी देह की इच्छा केवल न्यूयॉर्क शहर में ही है। माध्यम, मगर मैंने तुमसे ऐसा तो नहीं कहा था। मैं तो लॉस एंजलिस, बोन्स आयर्स या ओस्लो में भी जा सकता हूँ। यानी न्यूयॉर्क के अलावा उसे इन 4 शहरों के भी ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ भी उसके लिए शरीर उपलब्ध थे, लेकिन न्यूयॉर्क उसकी पहली प्राथमिकता थी। डॉक्टर, अब तुम क्या कर रहे हो? मैं संगीत के हॉलों और संगीत की अकादमियों में जा रहा हूँ और छात्रों को संगीत का अभ्यास करते हुए देख रहा हूँ। इन छात्रों के चारों तरफ तैरते हुए क्या तुम वहाँ के आम वातावरण को भी देख रहे हो? माध्यम, मैं तो और भी ज़्यादा कुछ कर रहा हूँ। मैं कुछ छात्रों के मस्तिष्क में घुसकर यह देख रहा हूँ कि वे संगीत को कैसे रूपांतरित कर रहे हैं। डॉक्टर, क्या तुम्हें इन व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रिया की जांच पड़ताल के लिए घेरे जैसी किसी विशेष स्थान की ज़रूरत है? माध्यम, भूतकाल और भविष्य की घटनाओं को जानने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी। वर्तमान में भूलोक पर किसी से संपर्क बनाने का कार्य कहीं से भी किया जा सकता है। डॉक्टर, क्या तुम उस तरीके को बता सकते हो जिसके द्वारा तुम दूसरों से संपर्क जोड़ते हो? माध्यम, ऐसे जैसे कूची का हल्का सा स्पर्श किया जाता है। डॉक्टर, जब तुम इन भावी जिंदगियों की ओर देखते हो तो ये कौन से वर्ष में भूलोक पर होंगी? माध्यम, अभी फ़िलहाल तो 1956 है और ज़्यादातर मेरी संभावित जिंदगी अपनी किशोरावस्था में है। मैं उन्हें इस वर्ष के पहले और बाद में जांचूंगा, घेरा मुझे जितना भी करने देगा। डॉक्टर, इसका मतलब है कि घेरा तुम्हें विभिन्न व्यक्तियों में वास्तव में रहने का मौका देता है, जो कि भूलोक के सापेक्षित समय में अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। हाँ, केवल यह देखना चाहता था कि मैं उपयुक्त रहूँगा या नहीं। मैं उसकी प्रतिभा और अभिभावकों को जानना चाहता था। मुझे न्यूयॉर्क ही चाहिए। डॉक्टर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अन्य नगरों को अच्छे से देख चुके हो? हाँ, मैंने देखा है, किंतु मैं उन्हें नहीं चाहता हूँ। 1 मिनट रुको। क्या होगा अगर ओस्लो में एक संगीत विद्यार्थी को पसंद करने के बाद तुमने न्यूयॉर्क शहर में जाना चाहा? माध्यम, वास्तव में लॉस एंजलिस में एक होनहार लड़की है, किंतु मैं न्यूयॉर्क में ही चाहता हूँ। डॉक्टर, ठीक है, आगे बढ़ो। मुझे अपने संभावित जीवन के चुनाव की जानकारी दो, क्योंकि घेरे में तुम्हारा समय अब समाप्त होने वाला है। माध्यम, मैं एक संगीतकार के रूप में न्यूयॉर्क जा रहा हूँ।
मैं अभी तक एक दो व्यक्तियों के बीच चुनाव करने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु मुझे लगता है कि असीम प्रतिभा युक्त एक उदास बालक का चुनाव कर लूँगा। इसके देह में पिछली बार वाली कार्यक्षमता नहीं होगी, किंतु यहाँ मुझे अभिभावकों के धनी होने का लाभ मिलेगा, जो मुझे और अधिक अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। डॉक्टर, क्या धन महत्वपूर्ण है? माध्यम, मैं जानता हूँ कि मैं पूर्णतः एक स्वार्थी व्यक्ति लग रहा हूँ, किंतु मेरे पिछले जीवन में बिल्कुल भी धन नहीं था। मैं स्वयं को जानता हूँ। यदि मुझे संगीत के सौंदर्य को अभिव्यक्त करना है तथा स्वयं और दूसरे व्यक्तियों को इसका आनंद प्रदान करना है, तो मुझे उचित प्रशिक्षण और प्रोत्साहनजनक अभिभावक चाहिए, अन्यथा मैं अपने पद से विचलित हो जाऊंगा। अब लॉस एंजलिस में उसे एक होनहार लड़की का शरीर मिल रहा था, लेकिन उसने अपने लिए एक असीम प्रतिभा संपन्न मगर उदास बालक का रोल चुना। इसके पीछे उसकी मंशा धन को लेकर थी। अपने पिछले जीवन में उसने धन की कमी को महसूस किया था और वो ये अच्छी तरह से जानता था कि संगीत सीखने के लिए उसे धन की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसे माता पिता चाहिए जो उसे प्रोत्साहन दे, और ये सब क्वालिटीज़ लॉस एंजलिस वाले जीवन में नहीं थी। इसीलिए उसने न्यूयॉर्क को चुना। भले ही इसके लिए उसे उदासीता की चादर ओढ़नी पड़ी, फिर भी उसने उसी जीवन को चुना। आगे उससे डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, क्या तुम घेरे में प्रस्तुत किए गए विकल्पों में से किसी के पसंद ना होने पर अन्य किसी व्यक्ति या स्थान को खोजने के लिए कह सकते थे? माध्यम, कम से कम मेरे लिए तो इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे पर्याप्त विकल्प दिए जाते हैं। डॉक्टर, मुझे और भी स्पष्ट करने दो। मान लो कि तुमने घेरे के चुनिंदा विकल्पों में से एक जीवन का चुनाव कर लिया। तुम किस प्रकार से जानते हो कि समन्वयकर्ता तुम्हारे विरुद्ध कोई चालबाजी नहीं कर सकते? हो सकता है किसी विशेष विकल्प के चुनाव के लिए उन्होंने योजना की हो। माध्यम, मुझे नहीं लगता। उस सारे समय को ध्यान में रखकर जब मैं घेरे में आया हूँ, हम तब तक नहीं जाते जब तक हमारा मस्तिष्क उस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार न हो जाए जिस प्रकार का जीवन हम जीना चाहते हैं। और मैंने हमेशा अपने स्वयं के विचारों पर आधारित दिलचस्प चुनाव किए हैं। डॉक्टर, ठीक है, घेरे में सभी जीवनों की पूर्ण रूप से समीक्षा कर लेने के बाद क्या होता है? माध्यम, मेरे मस्तिष्क में नियंत्रक यह देखने के लिए आए हैं कि क्या मैं संतुष्ट हूँ जो मुझे दिखाया गया था। डॉक्टर, क्या ये सत्ताएं सदा रहती हैं या बदलती भी हैं? माध्यम, जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वे बदलती नहीं हैं। डॉक्टर, घेरे को छोड़ने से पूर्व क्या वे निर्णय लेने के लिए तुम पर दबाव डालते हैं? माध्यम, बिल्कुल नहीं। अपने मस्तिष्क को तैयार करने से पहले मैं उड़कर वापस अपने साथियों के पास जाता हूँ। अब इस सारे प्रकरण से आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारा जीवन हमारे चुनाव का परिणाम है। किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर दोषारोपण करना निरर्थक है। ये देह हमने अपनी इच्छानुसार चुनी है और इसे चुनने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य भी रहा होगा। अब ये अलग बात है कि कुछ को अपने कार्य याद रहते हैं और कुछ भूल जाते हैं। नियति के घेरे में हमें 3-4 देह का विकल्प दिया जाता है। हम उन जीवनों में घुसकर सजीव रूप से उन जीवनों का परीक्षण करते हैं, फिर अपने लिए एक देह का चुनाव करते हैं। हमारे घेरे में पहुंचने से पहले ही अन्य आत्मिक सत्ताएं हमारे लिए कार्य पर लग जाती हैं। इस स्थान पर आत्माओं की सहायता के लिए विशेषज्ञों की संख्या कम होती है। यहाँ वरिष्ठों की परिषद का सबसे विश्वस्त सदस्य और हमारा निजी मार्गदर्शक ही होते हैं। अब कभी कभी आत्माएं बहुत कम समय के लिए धरती पर आती हैं, मात्र कुछ एक दिनों के लिए, और इसके पीछे उनका उद्देश्य किसी और व्यक्ति की सहायता करना होता है। ऐसी स्थिति का चुनाव वो खुद की समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं करती, बल्कि दूसरों की मदद के लिए, उन्हें सीख देने के उद्देश्य से धरती पे आती हैं। कुछ लोग इसे पूरक जीवन भी कहते हैं, क्योंकि ये समय उनका धरती पे आने का होता ही नहीं। हमें लगता है कि किसी को अचानक घातक रोग हुआ, या किसी के द्वारा कोई मारा जाता है, या फिर भयानक दुर्घटना में उसका अंत होता है, और ये सब कुछ अचानक होता है।
तो हमें लगता है कि इसमें शामिल लोग गलत समय पर गलत स्थान में फंस गए थे, मगर ऐसा नहीं होता। हर आत्मा की ऐसी घटनाओं में भाग लेने का एक उद्देश्य होता है और इसका चुनाव वो खुद करती हैं। एक बार एक माध्यम ने अपने पिछले जीवन के बारे में बताया कि वो एक अमेरिकन इंडियंस लड़के के रूप में मात्र 7 साल की उम्र में मारा गया था और ये कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये पहले से निश्चित था, क्योंकि वो दीनता के लघु पाठ की खोज कर रहा था और इसके लिए वो जीवन पर्याप्त था। इसी प्रकार का वाकया एक और माध्यम ने बताया। पिछले जन्म में उसने एक यहूदी स्त्री का शरीर धारण किया था। उसके साथ 3 और आत्माएं थीं, जिन्हें 1941 में म्यूनिक से डैसू के एक यातना शिविर में भेजा गया था। इन सभी को समान बैरकों में रखा गया था। 1943 में उस माध्यम की मृत्यु हो गई थी। उस समय उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। उस यातना शिविर में वो बच्चे को सांत्वना देने के साथ साथ उसे जीवित रहने के लिए सहायता देने का भी प्रयास कर रही थी। ये बहुत ही भयंकर कार्य था जिसके लिए उसने स्वेच्छा से सेवा चुनी थी। उसका ये मिशन साहस के साथ पूरा हुआ था। जीवन चयन रूपी इसी घेरे में आत्माएं एक खास देह के प्रति आकर्षित होती हैं। आत्माएं नूतन देह का चुनाव और किस प्रकार से करती हैं, इसे हम अगली वीडियो में और विस्तार से जानेंगे।